अमेरिका ने वेनेजुएला तट पर तैनात किए B-1 बम वर्षक। 13 नवंबर को आएगा शेख हसीना पर कोर्ट का फैसला। अलबामा में एंथनी बॉयड को नाइट्रोजन गैस से दी गई फांसी। EU से यूक्रेन को मिली 2 साल की वित्तीय मदद की मंजूरी। साउथ ईस्ट एशिया में भेजा जा रहा है अमेरिका का कचरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अब वक्त हो चला है दुनिया की 5 ऐसी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जो कि इस वक्त टॉप पर हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं अमेरिका और वेनेजुएला को लेकर। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ने कैरेबियाई सागर और वेनेजुएला के तट के पास सुपरसोनिक और भारी बमवर्षक विमान B-1B उड़ाया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दावे को झूठा करार दिया। यह एक हफ्ते में अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का दूसरा ऐसा प्रदर्शन था। विमान की यह उड़ान ऐसे समय पर हुई जब वॉशिंगटन क्षेत्र में कथित ड्रग तस्करों के खिलाफ मिलिट्री अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 के डेटा में गुरुवार दोपहर को B-1B विमान को वेनेजुएला के तट की ओर जाते हुए देखा गया। कुछ समय बाद उसने यू टर्न लिया और वापस चला गया। इसके बाद विमान की लोकेशन दिखाई नहीं दी। इसके पहले US B-52 बॉम्बर्स भी वेनेजुएला के तट के पास कई घंटों तक चक्कर लगाते रहे। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने इस पर सवाल किए जाने पर कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के पास B-1B नहीं भेजे हैं और यह जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कई कारणों से वेनेजुएला से खुश नहीं है। वहीं US सेना ने इस मिशन को दुश्मन खतरों को पहले से रोकने, क्रू ट्रेनिंग बेहतर करने और आकस्मिक स्थिति में तेजी से जवाब देने के लिए आवश्यक ग्लोबल फोर्स की तैयारी का प्रदर्शन बताया। यह कार्रवाई अमेरिका की सैन्य ताकत और क्षेत्रीय नियंत्रण की रणनीति का संकेत भी मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश को लेकर है। जी हां, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। अब 13 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना पर आरोप है कि उन्होंने अवामी लीग शासनकाल के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और जबरन गायब करने में सहभागिता दिखाई थी। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इस उथल पुथल के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। हसीना की वकील मोहम्मद अमीर हुसैन ने अदालत में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपराध के डर से देश नहीं छोड़ा, बल्कि परिस्थितियों के कारण मजबूर होकर उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि मानवता के खिलाफ अपराध तब माना जाता है जब किसी समुदाय या समूह को खत्म करने का इरादा हो, जो यहाँ लागू नहीं होता। 8 अक्टूबर को ICT ने हसीना समेत 30 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान, सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद भी शामिल थे। गुरुवार को हसीना और अन्य के खिलाफ बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें पूरी हुई। ट्रिब्यूनल अब 13 नवंबर को फैसले की घोषणा करेगा, जो बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा असर डाल सकता है। इसके बाद अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो अलाबामा को लेकर है। दरअसल अलाबामा अमेरिका में गुरुवार को एंथनी बॉयड नामक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस के माध्यम से फांसी दी गई। 54 वर्षीय बॉयड को विलियम C. होलमैन जेल में शाम 6:33 पर मृत घोषित कर दिया गया। यह सजा 1993 में हुई एक क्रू हत्या से जुड़ी हुई थी, जिसमें बॉयड ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने में मदद की थी। हत्या का कारण महज $200 के कोकीन के कर्ज से जुड़ा था। एक रिपोर्ट के अनुसार यह अपराध उस समय हुआ था जब विवादित ड्रग्स लेन देन में $200 अरब के कारण व्यक्ति के साथ हिंसा की गई। बॉयड पर आरोप था कि उन्होंने न केवल अपराध को अंजाम दिया, बल्कि उसकी योजना बनाने और हत्या में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस मामले में न्याय प्रणाली ने 30 साल से अधिक समय तक सुनवाई, अपील और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बॉयड को दंडित किया है। नाइट्रोजन गैस के माध्यम से फांसी देना अमेरिका में नई और विवादित विधि है।
जिसे निष्पादन के दौर पर अपेक्षाकृत मानवीय और दर्द रहित माना जाता है। यह मामला न केवल 1990 के दशक की एक हत्याकांड को याद दिलाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी गंभीर अपराधों के लिए कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है। यह घटना अमेरिका में मृत्युदंड और निष्पादन की विधियों पर बहस को फिर से उजागर कर रही है। इसके बाद रुक कर लेते हैं यूरोपीय संघ से जुड़ी एक खबर का। जी हां, यूरोपीय संघ परिषद ने यूक्रेन को अगले 2 वर्षों तक वित्तीय सहायता देने के फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुशी व्यक्त की और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। हालांकि रूस की जब्त संपत्ति से यूक्रेन को 140 अरब यूरो का कर्ज देने की योजना अभी मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि बेल्जियम ने इसे शर्तों के साथ जोड़ा है। बेल्जियम का कहना है कि अगर रूस कानूनी कार्रवाई करता है या पैसा वापस मांगता है तो यूरोपीय संघ के अन्य देशों को इसके खर्च का हिस्सा बनना चाहिए। इसके अलावा बेल्जियम चाहता है कि अन्य देशों में जब्त रूसी संपत्ति भी योजना में शामिल हो। ब्रुसेल्स में ईयू की परिषद की बैठक में ज़ेलेंस्की ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और यूक्रेन की वायु रक्षण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। हालांकि इन पहलुओं का विस्तार अभी सामने नहीं आया है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिन पर ज़ेलेंस्की ने संतोष जताया है। इससे पहले अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे रूस का तेल कारोबार प्रभावित हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप से भी रूस की तेल सप्लाई को बाधित करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। यह निर्णय यूक्रेन के लिए वित्तीय रक्षा और ऊर्जा सहयोग में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका से लाखों टन पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देशों में भेजा जा रहा है। पर्यावरण निगरानी संस्था यानी बेसल एक्शन नेटवर्क की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एशियाई देश इस खतरनाक ई कचरे को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए तैयार नहीं है। सिएटल स्थित इस संस्था की 2 साल लंबी जांच में 10 अमेरिकी कंपनियों की संलिप्तता सामने आई है, जो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एशियाई देशों में निर्यात कर रही है। रिपोर्ट ने इस स्थिति की छिपी हुई सुनामी बताया है, जो इन देशों के लिए पर्यावरण संकट बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ई कचरे से एशिया का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि यह क्षेत्र पहले से ही दुनिया के कुल कचरे का लगभग आधा हिस्सा पैदा करता है। इनमें से ज़्यादातर कचरा रिसाइकलिंग के बजाय लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ITU और यूनिटार के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ था, जो 2030 तक 8.2 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ई कचरा उत्पादन रिसाइकलिंग की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।